अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, क्या ईरान एक ऐसे कंबल की मानिंद है जो अमेरिका से इस तरह लिपट गया है कि अब वो कहते हैं ना जी कि मैं तो कंबल को छोड़ूं, कंबल मुझे ना छोड़े। अब सूरत हाल ये है कि ईरान जो है उसने बहुत वाज़ेह कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की कोई भी दरख्वास्त नहीं कर रहा। इस हवाले से सिर्फ अगर कोई बात की जा रही है तो अमेरिका जो है वो मिसलीड कर रहा है दुनिया को। लेकिन ये बात भी सामने आई है कि ईरान ने पाकिस्तान से दरख्वास्त भी किया या पाकिस्तान के साथ रब्ता भी किया है और ये कहा है कि वो मुज़ाकरात के लिए अमेरिका से तैयार है। लेकिन क्या ये मुज़ाकरात का खेल जो है मज़ीद चल सकेगा? और इसके अलावा जो इस मिडल ईस्ट के अंदर जो सूरत हाल है, क्या वो अमन की तरफ वापस आ सकेगी? बहुत सारे महाज जो है इसमें अब खुल चुके हैं मज़ीद, और नज़र नहीं आता कि जल्द यहाँ पर जो है अमन होगा। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान का जो अब किरदार है, जो पहले उसने मुज़ाकरात किए लेकिन वो नाकाम रहे, और क्या अब पाकिस्तान का कोई रोल अगर वो अदा करता है तो उस हवाले से वाकई कोई फ्रूटफुल होगा? दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बड़ा भरपूर जवाब दिया है इंडियन वज़ीर दिफा के बयानात के ऊपर, हज़रत सराई के ऊपर, जो उन्होंने एक दिन पहले की है, और ये भी कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी पाकिस्तान का जो इस वक्त दारुल हुकूमत है या पाकिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है वो हर मुहिम जोई का भरपूर जवाब देगी और किसी किस्म का इसमें जो है कोताही नहीं बरती जाएगी। अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है कि पाकिस्तान और इंडिया के इन नाजुक हालात में, जबकि पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान के हवाले से भी निपट रहा है और फितनतुल ख्वारिज जो है हिंदुस्तान जो है, उस हवाले से सबको पता है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है कि अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की जा रही है। अब बराह रास्त इंडिया और पाकिस्तान की इस वक्त जो लफ्ज़ी गोलाबारी है, ये क्या किसी और तरफ चीज़ों को लेकर चलेगी ऐसे मौके पर कि जबकि मिडल ईस्ट के हालात आपके सामने हैं? यमन और सऊदी अरब और पाकिस्तान की उसके अंदर होती हुई जो है इन्वॉल्वमेंट आने वाले दिनों में वो जो नज़र आ रही है, उसमें ये एक नया महाज कहीं दोबारा से तो नहीं खुलने लगा। आज इसी मौजू पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे पहले मेहमान है वसीम रामी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। इनसे बात करेंगे। स्टूडियो में मौजूद है नदीम चौधरी साहब, सीनियर तजियाकार, इन मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। इनसे भी बात करेंगे। और मेरे तीसरे मेहमान थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे, रमज़ान शेख साहब, वो भी एनालिस्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले वसीम रामी साहब आपकी तरफ आऊँगा। इस वक्त आप अमेरिका के हवाले से बताएं, क्या वाकई अमेरिका जो है शिकस्त खा चुका है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इस सारी बात को समझने के लिए दो फेजेज़ हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा। एक फेज़ जो 17 जून से पहले का था और एक फेज़ जो दोबारा मुज़ाकरात के बाद फिर से जो 2 हफ्ते की जंग है वो फेज़ है। पहले फेज़ के बाद समहाउ जो अमेरिका ने जैसे कि वो ऐसे हालात हो गए थे कि अमेरिका को एक किस्म का सरेंडर करना पड़ा और सारे मामलात में जब जो लीवरेज थी वो थी इसके पास, ईरान के पास। तो जो शराइत थी, जो मुज़ाकरात थे, पाकिस्तान भी बीच में इन्वॉल्व हुआ, मिस्र भी, सऊदी अरब भी, टर्की भी, तो वो मुज़ाकरात जो स्टार्ट हुए और फिर उनमें जो चीज़ें तय हुई तो वो ज़्यादातर जो है वो जो ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके मुताबिक थी, उनके फ़ायदे में थी। और इसी वजह से समहाउ जो अमेरिका है जो वो रियलाइज़ कर रहा था कि ये जो लीवरेज है उसे होनी चाहिए। तो क्योंकि जो वो मकासद थे अमेरिका के या इसराइल के वो हासिल नहीं कर सके थे। तो ऐसे हालात में उन्हें मतलब कि समझ नहीं आ रही थी कि मतलब कि इसको किस तरह से दोबारा किया जाए। उन्होंने जो कोशिश की जो सफारती तौर पे दबाव डालने की कि वो जो मकासद अमेरिका हासिल करना चाहता था या इसराइल हासिल करना चाहता था उनको दोबारा हासिल किया जा सके, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सके। उन्होंने फिर से ये जो है महाज खोल दिया। लेकिन अमेरिका की बदकिस्मती ये है कि या अल्लाह ताला की ज़ात जो है, जो हमारे नबी के नवासे जिधर जहाँ उनका लहू गिरा, जिस सरजमीन पे वो शहीद हुए, उनके जो पासदारान हैं उन्होंने जो कलमा तैयबा का जो बुलंद किया है और उसके पीछे सारे यकज़बान होके पूरा कौम जो है एक साथ खड़ी हुई है। और खमीनी साहब की जो शहादत है उसके जनाजे के बाद वो हालात टोटली पहले से भी जो हैं ईरान सख्त गिर होके और मजबूत होके आगे आया है। इस सारे सिनारियों में अभी जिस तरह जंग जारी थी, जो मतलब कि जैसे नुकसानात
फाइनेंशियल नुकसान हो रहे थे पूरी दुनिया को। एक तो पेट्रोल के इशू, ये तो चीज़ें एक साथ पूरी दुनिया फेस कर रही थी। साथ साथ जो अमेरिका, आप देखें कि एटलीस्ट उन्होंने 1200 जो हैं वो इंटरसेप्टर मिसाइल जो हैं यूज़ किए, जो 4 मिलियन का एक मिसाइल है। तो ईरान पीछे चाइना और रशिया समहाउ वो बैठे इत्मीनान से बैठे देख रहे थे कि वो यही कैपेबिलिटी जो अमेरिका ने जो चाइना का और ताइवान का इशू है या रशिया का है, तो वहाँ जो यूज़ करनी थी वो इधर यूज़ कर रहा था। तो वो इसलिए इत्मीनान से बैठे देख रहे थे इन चीज़ों को कि बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट करके इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। साथ ऑब्वियसली ईरान को सपोर्ट थी पीछे बैकएंड पे, तो ईरान ने अपनी बहुत सारी टेक्नोलॉजी अभी तक शो भी नहीं करवाई थी। तो जब ये दोबारा अमेरिका ने समझा कि हमने इनकी मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है वो ख़त्म कर दिया है, तो एकदम से वो पहले से ज़्यादा मजबूत और पहले से ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेके मार्केट में आ गए, जंग में आ गए। और इवन के उन्होंने जो ये जॉर्डन पे हमला किया है, ये एक क्लियर मैसेज है कि नेक्स्ट टारगेट यूरोप भी, अगर अड्डे हमारे खिलाफ इस्तेमाल यूरोपियन उन्होंने तंबीह भी की तो है, वहां ब्रिटेन तक को भी किया है, हाँ। हमारे मिसाइल जो है उनकी रेंज वहां तक भी है और बहुत सारी चीजें अभी डिस्क्लोज हैं। और Disclose। साथ फिर जो लीवरेज स्टेट ऑफ हॉर्मस का है, पहले क्योंकि ये सारे मुज़ाकरात जो थे ये हो रहे थे सियासी टीमों के दरमियान, तो IRGC जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन जो अभी जो वहाँ खमीनी साहब के जनाजे पे नारे लगे हैं बदले के, इस्लाम में जो बदला जायज़ है, उसके बाद IRGC जो है वो इन्वॉल्व हो गई है और उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल सख्त रखा है कि जब तक हम बदला नहीं लेते हम मुज़ाकरात में नहीं जाएंगे। अच्छा, तो इस वजह से मुझे सिर्फ 1 मिनट और दीजिएगा, मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ। तो इस वजह से, क्योंकि अभी IRGC जो है वो पहले मुज़ाकरात सिर्फ अब सियासी लोग नहीं कर रहे, IRGC बीच में इन्वॉल्व है और उन्होंने एक क्लियर स्टांस अपना दे दिया है। इस सारे सिनारियों में अब पहले के मुज़ाकरात में फॉर सम रीज़न जो है ईरान पीछे हो गया था स्टेट ऑफ हॉर्मस से लीवरेज लेने से, लेकिन अभी उन्होंने दोबारा फिर से वो, क्योंकि इन्होंने फिर से वो कंट्रोल कर लिया। अमेरिका अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वो स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है उसको नहीं खुलवा सका, तो पहले से भी ज़्यादा है उनकी फुटेज जो है ईरान की स्ट्रॉन्ग होगी। और मुज़ाकरात की फिर से जो पेशकश हुई है, कल रात एक बहुत बड़ा हमला किया जाना था जिसका जो जनरल हैं अमेरिका के, उन्होंने विड्रॉ किया है, उन्होंने रिफ्यूज़ किया है। और साथ सेनेट आप देख रहे हैं, सेनेट में कितनी तकरीरें खिलाफ हुई हैं। ठीक हो गया, मैं इसी पॉइंट पर आता हूँ आपकी तरफ। पहले नदीम साहब जरा मैं आपकी तरफ आऊँगा। अभी जो सूरत हाल है, दोबारा से बात की जा रही है कि जनाब कोई टॉक्स हो जाए, लेकिन ऐसे लग रहा है कि शायद अमेरिका जो है कोई रिलीफ लेना चाहता है, थोड़ा सा उसको चाहता है कि थोड़ा सा ट्रूस हो जाए, उसमें थोड़ा सा फ़ायदा उठा ले पास का। क्योंकि उनकी जो लीडरशिप ने ट्रंप को बताया है, वो उन्होंने ये बताया कि जनाब हमारे पास मिसाइलों का और असले का एक बहुत हम निचली सतह पर आ चुके हैं और हमें जब तक उसको प्रोडक्शन हम नहीं करते तो हमें ख़तरा है ओवरऑल कि कल को अगर अचानक हमें चाइना से लड़ना पड़ जाए या ताइवान से लड़ना पड़ जाए तो हमारे पास तो वो असला इस वक्त मौजूद नहीं है। और वो कोई बता रहे हैं कि जी इतने अरसे में कोई 15-16 मिसाइल बनते हैं, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं। तो अब क्या इसमें कोई आपको लगता है कोई नीयत अमेरिका की है कि वो कर ले, या फिर वो थोड़ा टाइम चाह रहा है? बहुत शुक्रिया। और इसमें एक और ऐड कर लीजिए कि उनके जो ऑयल रिजर्व है वो भी लॉयस ऐप पर आए हुए हैं, ये भी एक खबर आई थी। बहुत शुक्रिया एहसन साहब। एहसन साहब, जैसे अभी भाई ने थोड़ी सी एक खाका पेश किया, मैं थोड़ा सा इसकी एक और पिक्चर आपको थोड़ी सी पेश करता हूँ। ये जब भी जंग होती है ना, दोनों फ्रीक अपनी तरफ से ना, एक तो खबरें भी बहुत ज्यादा आती हैं और उसके साथ साथ अफवाहें बहुत ज्यादा आती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो होती है वो आपको नजर आ रही होती है जब आप उसका ऊपर की सतह से जब आप उसका मुशाहदा करते हैं। ऊपर की सतह से अगर आप मुशाहदा करें तो नजर ये आ रहा है कि ईरान ने इस जंग में फतह इस तरह से हासिल की है कि उसने बाबुल हरमस को जो बंद किया, उसके जी स्टेट ऑफ वो बाबुल मंदब आ गई, बाबुल मंदब है, और हरमस को बंद करने के बाद जो उन्होंने मुतालबात पेश किए, उस मुतालबात के ऊपर फिर अमेरिका ने मुज़ाकरा शुरू किए और उनकी किसी हद तक बातों को मान भी लिया। अब आखिरी बातें जो चल रही थी कि हम जोहरी जो है वो ईरान को भी, सऊदी अरब को भी देंगे और उसके लिए इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर उसको लाने के लिए ट्रंप ने मुज़ाकरात शुरू किए। अब कल परसों तक दोबारा एक ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होगी जिसमें इन्हीं इश्यूज को लिया जाएगा।
देखने वाली बात यह है कि अमेरिका जितने जोर शोर से मैदान में आया था और वो अपने आप को सुपर पावर कह रहा था और उन्होंने जो दावे किए थे वो दावे उनके पूरे नहीं हुए। ईरान अपनी जगह मौजूद है, उसका स्टांस मौजूद है और इस वक्त आप बाबुल मंदब के ऊपर जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, आपके वजीर पेट्रोलियम ने आज ही दोपहर को एक स्टेटमेंट दी है कि हमारे जहाज वहां से निकल आए। यानी कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने अपने वहां से जहाज क्लियर कर लिए, बाकी दुनिया के जहाजों के ऊपर वहां पे अभी तक प्रॉब्लम चल रही है। इसके अलावा हौसियों ने फर्स्ट टाइम इस जंग में एक बहुत बड़ा हमला जो है वो सऊदी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किया, जिसकी फुटेजेस कल बहुत ज्यादा मार्केट में भी नजर आने की। अब उसके अगेंस्ट ख्याल ये किया जा रहा था कि चूंकि पाकिस्तान ने सऊदीया के साथ इत्तेहाद किया हुआ है और इस अगेंस्ट में पाकिस्तान हौसियों से लड़ाई करेगा, जबकि अमेरिका के वहां पे अड्डे भी मौजूद हैं और बुनियादी तौर पर सऊदी अरब का दिफा करने की जिम्मेदारी अमेरिका की थी, जो अमेरिका पूरी तरह सऊदीया का दिफा करने में भी नाकाम हुआ है। एक बात ये कि अमेरिका खुद भी नाकाम हुआ है और अमेरिका उन जहां जहां उसने अपने अड्डे बनाए हुए थे उन मुल्कों के तहफ़्फ़ुज़ में भी पूरी तरह नाकाम हो गया। अब ये बात एक स्टेप और आगे निकल गई है जब आज ही यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ये स्टेटमेंट दी है कि ईरान ने रशिया को जो असला दिया था तो यूक्रेन की जंग में ईरान भी जो है वो बराह रास्त शामिल हो गया। ये कॉन्स्पिरेसी है और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसलिए दी जा रही है ताकि इस जंग का दायराकार वसी किया जाए। इनडायरेक्ट रशिया को इस जंग में बराह रास्त मुलव्वस करने की कोशिश की गई यूक्रेनी सदर के जरिए। अब यूक्रेनी सदर किसके असर रसूख में है? वो अमेरिका के और ट्रंप के बराह रास्त असर रसूख में है। और ये जंग जो है ईरान की, ये जंग, इसके पीछे जो बुनियादी कॉन्स्पिरेसी थी वो यही थी कि यूक्रेन के अंदर ट्रंप ने जंगबंदी की कोशिश की, जिसको अमेरिका के अंदर जो एक फ्री मैसन ग्रुप है वो उसको पसंद नहीं करता था और उन्होंने इस वजह से उन्होंने ट्रंप के खिलाफ उस तरह से मदद नहीं की जिस तरह से ईरान में होनी चाहिए। कि इस किस्म की अफवाहें, इस किस्म की थ्योरियां, इस किस्म के मज़ाक़ इस वक्त चल रहे हैं। तो इस वक्त आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा चीजें उलझी हुई हैं, लेकिन एक चीज क्लियर है, एक चीज क्लियर ये है कि अमेरिका की तरफ से पॉलिसी पूरी तरह वाज़ेह नहीं है, ईरान की तरफ से पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। ईरान का स्टैंड अपनी जगह पे मौजूद है और ईरान जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर उसी वक्त जा रहा है जिस वो अपनी शराइत पे जा रहा है। अच्छा, इसमें रामे साहब, कुछ मैंने सोशल मीडिया में देखा, एक ऐसा परसेप्शन भी क्रिएट किया जा रहा है कि जी ईरान जो है अमेरिका के साथ कहीं मिला हुआ है और इस वक्त ये हौसियों के जरिए अब जो है गल्फ को मारा जा रहा है, गल्फ के जो बाकी कंट्रीज हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ये एक प्लानिंग हो रही है। ईरान और अमेरिका की जंग जो है ना, बज़ाहिर ये है तो जंग तो हो रही है लेकिन ये एक आई वॉश है। किस हद तक ये आपको परसेप्शन लगता है? क्योंकि अब ये सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ कि इसके हवाले से बात हो रही है। देखिए जी, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों की राय तो आती है ना, प्रोपोगंडे जो है हमेशा से वो सर्कुलेट करते हैं और स्पेशली ऑब्वियसली ईरान के जो अपने भी बहुत सारे मुखालिफ कंट्रीज हैं। या इसमें थोड़ा ऐड कर लूँ, हौसियों के जरिए सऊदी अरब को एंगेज करना, लेकिन इसका मतलब यह है कि ईरान उनकी बैक पर है और अब सऊदी अरब को, जबकि पाकिस्तान पता है कि वो ईरान के साथ भी खड़ा है, अब सऊदी अरब को उन्होंने कहा डिफेंस लाइन है, लेकिन जब सऊदी अरब पे ये सारे अटैक्स होंगे तो पाकिस्तान को लामहाल इसके अंदर आना पड़ेगा। जी जी, मैं इसी पे आ रहा हूँ। तो ऑब्वियसली ईरान की जो अपने इस्लामी ममालिक हैं उनसे जो तनाज़ात हैं वो भी, और ऑब्वियसली जो एक रिलीजियस मामला है ईरान का, उस वजह से भी इस तरह के र्यूमर्स जो हैं। लेकिन इसको आप देखें कि ईरान ने अपनी टॉप लेवल की सारी लीडरशिप जो है वो शहीद करवाई है, इस जंग में शहीद हुई है। उनके जर्नल्स और सबसे बड़े जो खमीनी साहब जो शहीद हुए हैं, खामनेई साहब, इससे बड़ा लॉस उम्मत मुसलमान का या ईरान का नहीं हो सकता था। तो मतलब कि इस तरह की बेजा बातें करना जो है वो मतलब कि र्यूमर्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोपेगेंडा वॉर भी प्रोपेगेंडा वॉर जो है वो हो सकता है वो अमेरिका की तरफ से भी चलाई जा रही हो या इसराइल की तरफ से भी चलाई जा रही हो। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई सच्चाई है। ईरान जो है
ईरान, देखिए ईरान ने जंग की नहीं है, ईरान को जंग में लाया गया है, वो तो अपने घर बैठे जंग मुसल्लत की गई है। तो जब आपके घर जंग मुसल्लत की जाए और जब कह दिया जाए कि आपकी नस्ल खत्म कर देंगे, तो फिर वो बंदा कहते हैं कि ठीक है भाई हम तो मर रहे हैं तो आ जाए फिर जिसने आना है। तो वो तो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और इस्लाम की बका की जंग लड़ रहे हैं, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक हूतियों का मामला है, देखें जी ये तो पहले ही हिजबुल्लाह का जो सारा के साथ जो इसराइल का मामला चल रहा था, फिर फ़लस्तीन के साथ जो इसराइल ने किया, तो हूतीज़ हमेशा से अलाए रहे हैं इस सारे रीजन में, हिजबुल्लाह के भी और फ़लस्तीन के भी और ईरान के। प्रॉक्सी कुछ और चीज़ हुई, मैं अलाए कहूँगा। प्रॉक्सी जो है, प्रॉक्सीज जैसे अमेरिका यूज़ कर रहा है इस्लामी ममालिक को एज ए प्रॉक्सीज, वो प्रॉक्सीज होते हैं। इस्लामी ममालिक जो आपस में वो इत्तेहाद होता है, अलाए होते हैं, तो अलाए रहे हैं शुरू से ही। ग्रुप्स है ना, पूरा मुल्क तो नहीं है ना। यमन में तो गवर्नमेंट और है ना, जी जी, ये एक ग्रुप हुआ ना जो कि वहां पे लड़ाई बागी है बेसिकली वहां के हुकूमत के। और इसी तरह अगर आप देखें उसमें लबनान के अंदर भी, तो वो एक ग्रुप है ना, तो इसलिए मुल्क तो है नहीं कि आप उनको अलाए कहें, तो वो प्रॉक्सीज ही आएगी। चले, जैसे प्रॉक्सी हैं जो भी हैं वो हमेशा से ईरान के साथ रहे हैं और ईरान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके लिए उन्होंने हमेशा से आवाज़ उठाई। और सबसे बढ़कर जितनी आवाज़ हूतियों ने फ़लस्तीन के लिए उठाई है, फ़लस्तीन के शुहदा के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, किसी और इस्लामी मुल्क ने इस हद तक उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। और इवन के बाबुल मंदर भी जो है वो भी उन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की, उन पे शेलिंग भी हुई, उन पे बम भी गिराए गए हूतियों पे, लेकिन वो इस्लाम के साथ खड़े रहे। तो असल में ये मुसलमान ममालिक को देखना पड़ेगा कि अमेरिका जब तक इस खित्ते में है, उन्होंने खुद ही जनाब ये मुसलमान ममालिक के दरमियान एक लड़ाई क्रिएट की, मजहबी फ़िरकावारियत क्रिएट की, और ख़ुद ही सबके जो हैं मुहाफ़िज़ बन के बैठ गए। तो मेरे ख्याल में इस्लामी ममालिक जो हैं उनको आपस में बैठ के ये मसाइल जो है हल करने से, अगर अमेरिका इस खित्ते से मूव आउट होता है तो ये खित्ता ज़्यादा खुशहाल हो सकता है। नदीम चौधरी साहब, इसमें मुझे ये बताएं कि ये जो सऊदी अरब और इस वक्त यमन का जो इशू चल रहा है हूथियों के साथ, तो ये चीज़ों को किस तरफ लेके जा रहा है? इसमें पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को भी जरा सामने रखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है, जैसे इन्होंने भी हौसियों के बारे में आपको डिटेल बता दिया। बाबुल मंदब अगर बंद होता है ना, तो उसमें टेक्निकली जो सऊदी अरब की बरामदात हैं ऑयल की, वो तकरीबन 25 to 50% वो डिस्टर्ब हो जाती है और उनको एक बहुत बड़ा फाइनेंशियली लॉस उठाना पड़ता है इस वजह से। अगर बाबुल मंदब पे हौसियों का कंट्रोल इसी तरह रहे और वो इसी तरह से तंग करेंगे, तो सऊदी अरब जो है ना वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आएगा, जिसकी वजह से वो डेफिनेटली सऊदी अरब प्रॉब्लम में आएगा। अच्छा, अब सऊदी अरब जो है आपको पता है कि बेसिकली मेन मुल्क है गल्फ के ममालिक में, और अभी तक उन्होंने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, ईरानियन मिसाइल उनकी बेसिस पे लगे भी, लेकिन उन्होंने इस सारी जंग में अभी तक नहीं आए थे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान जो भी कर रहा था वो खामोशी से देख रहे थे। अब आप नहीं समझते कि इनको नहीं अभी छेड़ना चाहिए था, बाबुल मंदब वाला एक नया इशू उठा देना ईरान का इस वक्त, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर ही बस ठीक था। यहाँ करने से अब ये नुकसान हो गया है कि पाकिस्तान जो सपोर्ट कर रहा है इस वक्त ईरान की, और साथ ही वो डिफेंस पैक्ट भी है उसका सऊदी अरब के साथ भी, तो अब वो उसके लिए भी बड़ी मुश्किलात हैं। देखिए, एक बात को समझने की कोशिश करें। जब सऊदी अरब के अड्डों से अमेरिकन अपने जहाज उड़ाएंगे, अपने मिसाइल लगाएंगे और वो ईरान में आके गिरेंगे, तो फिर ईरान के नजदीक दुश्मन कौन है? दुश्मन वो है जहां पे अड्डे हैं। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा जहां पे अड्डे हैं। ईरान अभी तक जो वॉर लड़ रहा है उनका नुक्ता नजर ये है कि जो दुश्मन के अड्डे हैं वो हमारा वो हमारी टारगेट है। ऐसे मैं उसमें पॉइंट समझना चाह रहा हूँ, चूंकि अब वहां पे अड्डे थे, वहां से अटैक हो रहा था, ईरान वहां पे अटैक कर भी रहा था, गल्फ कंट्रीज उसका जवाब नहीं दे रहे थे, ठीक है ना। उनका एक मौकफ था यहाँ से अटैक होता है तो ठीक है, उन्होंने कहा जी ठीक है कर दे रहे हो तुम। तो लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप एक मेजर कंट्री जो है, जो कि खामोश साइलेंटली कर रहा है, और इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि ये लड़ पड़े आपस में, ईरान के खिलाफ हमले हो जाए, उसमें हूसियों को एक्टिव करना, क्या ये कोई दानिशमंद? नहीं, मैं फिर इसी तरफ आऊँ। देखिए, एक चीज को समझने की कोशिश है। उन अड्डों से जो हमले हो रहे हैं वो ईरान के फौजी अड्डों पे नहीं हो रहे। ईरान की ऑयल रिफाइनरीज को तबाह किया जा रहा है, वहां पे धमकियां दी जा रही है, उनके बिजली घर, उनके पुल, उनकी हर चीज, वो स्ट्रेटेजिक जो उनके एसेट्स हैं उनको तबाह किया जा रहा है। तो ईरान क्या करेगा? जिन अड्डों से वो हमले हो रहे हैं वो उन अड्डों का सिर्फ निशाना नहीं बनाएगा, फिर
वो उसका जो नुकसान हुआ है वो उस नुकसान के बदले में उधर भी उतना ही नुकसान चाहेगा जितना हुआ है। एक चीज क्लियर है कि अगर सऊदी अरब में अमेरिका के अड्डे हों, अमान में हों, दुबई में हों, कवैत में हों, जहां भी हों, अगर वहां से अमेरिकन उठ के अगर हमले करते हैं, सिर्फ उनके फौजी अड्डों पे ही हमले करें ईरान के, फिर तो ठीक है। लेकिन वहां से हमले हो रहे हैं स्कूलों के ऊपर। आप देखें वहां पे 170 बच्चियां जो हैं वो शहीद हो गई हैं, और इसके अलावा उनकी पब्लिक के ऊपर हमले हुए हैं, उनके पुल उड़ाए गए, उनके बिजली घर उड़ाए गए, उनकी ऑयल रिफाइनरीज उड़ाई गई। तो क्या वो उनके ऑयल रिफाइनरीज नहीं उठाएंगे? वो उनके एसेट तबाह करेंगे, तो उसके मुकाबले में उनके एसेट नहीं तबाह करेंगे। ये तो सऊदी अरब को चाहिए कि वो अमेरिका को पाबंद करे कि भाई आपको हमने अड्डे दिए हैं, इस मकसद के लिए नहीं दिए कि आप उनकी पब्लिक को मारें, आप उनके बच्चों को मारें, आप उनके स्कूलों पे हमला करें। इस सिलसिले में जब मुज़ाकरात हुए थे तो सऊदी अरब को अपना किरदार अदा करना चाहिए था। इन मुज़ाकरात में के अंदर सऊदी अरब ने अपना किरदार अदा नहीं किया। सबसे अहम बात है, अरब मुल्कों ने अड्डे तो दिए, लेकिन अरब मुल्कों ने मुज़ाकरात के अंदर अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। पाकिस्तान की तरफ से बड़ा सख्त जब ये सऊदी अरब के ऊपर हमले हुए हैं या उनके जहाज जो हैं उनको निशाना बनाया गया, बहरी जहाज़ों को, तो पाकिस्तान की वजारत खारजा की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से बड़े सख्त बयान आए हैं। वो बिल्कुल उन्हीं सख्त बयान के बाद फिर ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची और दूसरे लोगों ने इसके ऊपर उन्होंने भी फिर रद्द अमल दिया, और उन्होंने पाकिस्तान को अमेरिका की बी टीम कहा, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसको बैलेंस रखना चाहिए था। क्योंकि अगर वो मुज़ाकरात की टेबल पे दोनों को ला रहा था तो फिर तवाज़ुन जो है वो खराब कर दिया ना। बी टीम कह रहे हैं तो अब फिर दरखास्त कर रहे हैं कि जी वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात। सर ये दरखास्त नहीं होती, ये मैं पहले एक चीज समझ लें, पाकिस्तान अमलन इन मुज़ाकरात से अब आउट है। जब उन्होंने पैक्ट करना था उधर, तो पाकिस्तानी वजीर आजम और नायब वजीर आजम को वहां पे मदऊ किया गया, वजीर खारजा को। तो हम वहां पे गए, आपको याद होगा जब ये पैक्ट हुआ तो एक तरफा तौर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ट्वीट में शो किया कि हम साइन कर रहे हैं, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो मुआहदा नहीं है, तो इसके बाद उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट भी किया। पाकिस्तान को उन्होंने इन मुज़ाकरात से बाहर रखकर फिर जाके उन्होंने यूरोप में जाके इन मुज़ाकरात को करने की कोशिश की, क्योंकि अमेरिका यूरोप की हमायत हासिल करना चाह रहा था। अब इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान का रोल सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक हैसियत है, उस हैसियत की वजह, क्योंकि ईरान का हमसाया भी है और अमेरिका के हवाले से उन्होंने अपना किरदार अदा करने की कोशिश की है। अगर ये कोशिश हो गया इसी तरह पाकिस्तान की मुश्किलात को आप कैसे देख रहे हैं? अब देखें जी, पाकिस्तान की मुश्किलात जो हैं, जो एक तो मैं गवर्नमेंट की बात करूंगा कि जिस तरफ वो जा रहे हैं तो ये मुश्किलात कहीं भी कम होती नज़र नहीं आ रही। ना तो इनकी को पॉलिसी अपने मुल्क के अवाम के लिए है, और ना ही कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी है जिससे मुल्क को फ़ायदा हो सके। एक समहाउ उन्होंने एक किरदार मीडिएशन में किरदार अदा किया, वो भी क्योंकि ईरान हमसाया मुल्क था, तो तब ये बहुत मौका था इनके पास कि ये अगर फेयर होके चलते, साफ़ होके चलते, दोनों फरीकैन को यकसा अहमियत और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को देख के चलते, तो ये लॉन्ग टाइम तक इन मुज़ाकरात का हिस्सा भी रह सकते थे, मेन किरदार भी अदा कर सकते थे और इससे बहुत सारे बेनिफिट भी ले सकते थे। अगर ये जो मुज़ाकरात पहले फेज़ में हुए हैं, पाकिस्तान अगर फेयर होके चलता तो ये मुज़ाकरात अगर करवाने में कामयाब हो जाता तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर आ सकती थी, बहुत सारे पाकिस्तान की मुश्किलात दूर हो सकती थी। तो मैं कहूँगा बल्कि जो साइनिंग सेरेमनी है वो इस्लामाबाद में होती तो वो यूरोप में ना होती। वो तो हम कर नहीं सके क्योंकि हमने हमेशा से दोहरा मेयार रखा है, तो वो हम उसको जो हमारे पास बहुत एक अच्छा मौका था वो हमने मौका गंवा दिया। और उस जहाँ तक फाइनेंशियल मामला है पाकिस्तान के, तो आप इस वक्त देख लें आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बुरी तरह डैमेज हैं, आपकी इंडस्ट्री जो है वो सारी बंद है, आपका नौजवान सारा मुल्क से ड्रेन आउट हो गया है। मैं ज़िम्मेदार जो है 70% जो इंडस्ट्री है रिलेट करती है एग्रीकल्चर से पाकिस्तान की, और उनके इतने बुरे हालात हैं, उनके घरों में 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है, इनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो मुल्क के मफाद के लिए हैं ही नहीं, तो मुल्क ने किधर जाना है। और सबसे बड़ी बात है ये जो मुसल्लत किए गए लोग हैं, जब तक अवामी राय को अहमियत नहीं दी जाएगी, अवाम की गवर्नमेंट नहीं होगी, अवाम के इलेक्ट किए हुए लोगों की गवर्नमेंट नहीं होगी,
जब तक सिलेक्टेड लोगों की गवर्नमेंट रहेगी तो ये मतलब क्या पॉलिसीज बनाएंगे? क्या इन्हें पॉलिसी पता है रहेगा? कि अपने बोरिया बिस्तर बांध के बैठे हैं, जिस दिन थोड़ा सा मसला हुआ ये मुल्क से बाहर भाग जाएंगे, ठीक हो गया। आवाम भुगत रहे हैं, भुगतेंगे। तो ये सब इस सारी सूरत हाल के अंदर हम ये देख रहे हैं कि एक वर्बल जंग जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शुरू हो गई है, ये क्या है जी? नहीं, अभी मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई भी जंग होगी, क्योंकि पाकिस्तान वर्बल में जंग हाँ क्या जी, है? वो जुबानी महाज तो खुला रहता है हमेशा। हाँ। और वो वहाँ पे इस वक्त काकरोच पार्टी आई हुई है, बल्कि मैं 2 दिन पहले एक क्लिप सुन रहा था, उसमें वो पाकिस्तान के ऊपर टांट कर रहे थे कि पाकिस्तान तो कर्जों पे चलने वाला मुल्क है, उन्होंने तो कर्जे लेने के लिए भी वज़ीर आज़म रखा हुआ। अपनी आवाम की तो तवज्जो वो हटाने मेरा- के लिए उन्होंने नया बयान तो ये इस तरह से चलता रहता है पाकिस्तान और अपना इंडिया के दरमियान। अब लफ्जी जंग ज्यादा होती है, प्रैक्टिकल जंग तो पाकिस्तान तो अब मुतहम्मल ही नहीं। जिस तरह भाई ने बताया कि पाकिस्तान तो डिफॉल्ट की पोजीशन में है इस वक्त। आपका मुल्क वैसे ही हम टेक्निकल 70% GDP से हम ऊपर हम टेक्निकल डिफॉल्ट कर चुके हैं, बल्कि इसके बावजूद आप ये देखें कि हम कर्जों के अंदर धंसे हुए हैं। 1.8 बिलियन रुपीस आपने कैबिनेट से मंजूर कराया, किसके लिए? ब्यूरोक्रेसी के घरों की मरम्मत, उनकी गाड़ियों के लिए, उनकी याशियों के लिए। 400 अरब रुपए की गंदम का अब स्कैंडल पंजाब में आ रहा है, उसका रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा। 80 अरब रुपए की आप गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये वो ज़राई मुल्क है जो गंदम पैदा करना है। हम 80 अरब रुपए की अब गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। 400 अरब रुपए की जो गंदम आपके स्टॉक में थी उसका आपको हिसाब किताब नहीं मिल रहा। ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं आपको गवर्नमेंट की अपनी ही रिपोर्ट्स के मुताबिक बता रहा। आपकी हर चीज इस वक्त डिफॉल्ट में है, आपके पास मंसूबा कोई नहीं है, आप कर्जों पे कर्जे लिए जा रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर का कर्जा मांगा है, 7 अरब डॉलर का आप सऊदी अरब से मांग रहे हैं, आप कर्जे पे कर्जे मांग रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आपके पास मंसूबा ही कोई नहीं है। आपकी इस साल 2026 में पाकिस्तान ने 7,000 अरब रुपए का खसारे का बजट पेश किया। अगला साल जो है वो आपका 10,000 अरब रुपए का खसारे का ऐसे बजट में है। ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान है कि जी पाकिस्तान किसी भी किस्म की जो मुहिम जो होगी उसका जवाब देगा। पाकिस्तान के पास जवाब देने के, पाकिस्तान तो अपनी टांगों में नहीं खड़ा हो रहा। और भाई हम अपनी अगली हमारे पास तो 1.5 साल हमारे पास पाकिस्तान ने तो जो मई में उनको जवाब दिया भाई है, ये देखें, दुनिया ये उसको सिर्फ हैरान। गीदर बबकियां। हमारे पास तो सांस लेने के लिए पैसे नहीं है। हमने अपनी, देखें मेरी बात सुने, पब्लिक को क्या चाहिए होता है? पब्लिक को 2 चीजें चाहिए। एक होती है हालात सर, के मैं साथ आपको ऐसा वही एक सेकंड, इन्हीं हालात के साथ पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर जवाब सर- दिया है और पूरी दुनिया ने देखा है। एहसन भाई आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, 2 बुनियादी, एक होती है बुनियादी लीडर बनिया तो जरूरतें। भारत दे रहा है ना सर पाकिस्तान। ये होती है बुनियादी, कुछ होती है बुनियादी जरूरतें। हाँ। बुनियादी जरूरतें क्या होती हैं? बिजली, गैस, पेट्रोल, पानी, इंटरनेट वगैरह। ये साफ हवा, साफ पानी, ये जरूरतें हैं बुनियादी। आपने ये जरूरतें पब्लिक से छीन के उसके ऊपर आपने पैसे बनाने शुरू कर दिए। दूसरी है बुनियादी सहूलतें, आपने तालीम को कारोबार बना दिया, इलाज को कारोबार बना दिया, इंसाफ आपको मिलता नहीं, रोजगार प्राइम आपने मिनिस्टर खत्म कर साहब दिया। कह रहे हैं कि ना इसकी वजह ये है पॉपुलेशन बड़ी ज्यादा हो गई है। पॉपुलेशन पिछले साल और इस साल में कितना फर्क आया भाई? कोई फर्क नहीं, मामूली सा फर्क है। आपने प्लान क्या किया? आप ये अंदाजा करें कि अफगानिस्तान जो 3-4 साल पहले सीधा हुआ है, उसने इन 4 सालों के अंदर अफगानिस्तान ने जो पाकिस्तान के अंदर दरिया है तो उसके ऊपर 11 डैम बना लिए। हम हजारों सालों से इस खित्ते से सब्जी खुराक वगैरह जो है वो जाती थी अफगानिस्तान। ठीक हो गया, अफगानिस्तान की सब्जियां पाकिस्तान पाकिस्तान में बिक रही हैं। वसीम रामे साहब, पाकिस्तान तो डिफॉल्ट आप करके ये जो इस बैठा हुआ है। वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में एक वर्बल जंग हमें होती नजर आ रही है। अफगानिस्तान की सूरत आपके सामने है, पाकिस्तान में टेररिज्म भी हो रही है, इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? जी, एक तो मैं थोड़ा सा मेरे भाई की बात से डिसएग्री करूंगा। असल में जो टेक्निकल तौर पे चीज़ों को समझा जाए तो पाकिस्तान ने एक मौसर जवाब दिया था, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक जो आज तक किसी भी जंग में सबसे बड़ी डॉग फाइट हुई है उसमें उन्होंने फतह हासिल की है। 6 से 7 उनके इंडिया के जहाज़ गिराए हैं। जो ट्रंप ने लास्ट टाइम ट्रंप ने उसको बढ़ा के 9 तक ले गया। मुझे एक बार उसकी स्टेटमेंट थी कि 9 जहाज गिराए। जो असल सिचुएशन मेरे ख्याल में जो भाई एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि जंगें लड़ने के लिए आपको आपकी इकोनॉमिकली आपको बहुत मजबूत होना पड़ता है, और समहाउ पाकिस्तान जो है एवरी डे जो है इनकी पॉलिसीज जो हैं पाकिस्तान को मुआशी तौर पे कमज़ोर कर रही हैं।
अगर खुदा न खास्ता को ऐसी जंग स्टार्ट हो जाती है तो बहुत ज़्यादा देर पाकिस्तान, कोई इसमें शक नहीं है, फ़ौज पाकिस्तान बड़ी मजबूत है, उनमें जज्बा है, सब कुछ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर इस चीज़ को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनके माशी हालात ऐसे मजबूत नहीं हैं। और सेकेंडली जो मुल्क के अंदर सियासी हालात हैं वो भी इस तरह के मतलब कि नहीं हैं कि पाकिस्तान जो है बहुत देर तक इस तरह की जंग में जा सकेगा। और ऑफ कोर्स जो जैसे इंडिया हमेशा से मुख्तलिफ प्रॉक्सीज यूज़ करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कभी बलूचिस्तान के थ्रू, कभी अफगानिस्तान के थ्रू, तो वो अपना मतलब कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए हमेशा से लगे रहते हैं। जहाँ तक ये वर्बल जंग है तो ये वर्बली ही है, ये जंगें इतनी आसान नहीं होती। इंडिया को भी पता है कि ये पाकिस्तान इंडिया की जंग जब भी एक्सीड की, ये छोटे मोटे मामला तो होते रहेंगे, फिर भी फ्यूचर में भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों कौमें जितनी जज्बाती हैं, जब भी ये जंग हुई, अगर ये प्रोलॉन्ग हो गई 4-5 दिन से 6 दिन से, तो मैं एक मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं जो सर्विसेज में हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, मेरी उनसे एक मरतबा बात हुई, तो जब ये सारा सिनारियो चल रहा था तो उनका एक बयान मुझे याद आता है कि कहते भाई ये 10-12 दिन तो हम टका के लड़ेंगे, 10-12 दिन बाद फिर हमने करना है, या हम नहीं या वो नहीं। तो ये जंग जब भी इस नौबत पे जाती है, प्रोलॉन्ग होती है, तो ये एटॉमिक वॉर बनेगी और दोनों मुल्क जो है वो तबाह हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये दोनों मुल्क जो हैं कभी भी ऐसी सूरत हाल में जाएंगे, इन्हें पता है एक दूसरे का। ठीक हो गया। रमजान साहब, आप बताएं, इस वक्त ये जो वर्बल ट्रेड ऑफ वर्ड्स हो रही है, ये जंग जो है अल्फाज की, ये अचानक शुरू हुई है, और इसके पीछे क्या है? वहां पर जो मोदी के ऊपर जो प्रेशर है कॉकरोच पार्टी का, उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक मास खड़ा करके या इस वक्त के बयान देके उनकी तवज्जो हटाने के लिए, या इसमें कुछ सीरियसनेस भी है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जो नफ़रत है उसको मोदी जो है वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इससे पहले बेशुमार मौक़े आए जब मोदी ने पाकिस्तान के साथ नफ़रत को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। इस वक्त भी मोदी इंतहाई मुश्किल में है, और वो जिन एस्पेक्ट्स के ऊपर गौर कर रहे हैं कि इनके ऊपर थोड़ा काम करके वो अपनी पोजीशन को बेहतर कर सकते हैं, उनमें से पाकिस्तान दुश्मनी भी है। कश्मीर का यानी अपनी आवाम की तवज्जो हटाने के लिए, या इसमें सीरियसनेस भी कोई चीज़ है? नहीं, इसके अंदर कोई सीरियसनेस नहीं है। कश्मीर का जो स्टेटस है वो एज इट इज़ है, वो सबको मालूम है, और पाकिस्तान उससे 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इंडिया ने तो उसके ऊपर उसका स्टेटस ही तब्दील कर दिया, उसकी डेमोग्राफी तब्दील कर दी, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कश्मीर के हवाले से जो प्रोविजंस थी वो चेंज कर दी। अब तो वो कश्मीर को एक और ही तरीके से डील कर रहा है। तो इस वक्त जो मोदी या मोदी के जो कारिंदे या उसके जितने भी आगे उसके बीजेपी के रहनुमा हैं, पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई है उसको अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिए कि इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान कहाँ से आ गया, या पाकिस्तान ने ऐसी कौन सी बात कह दी। उनको पता है कि अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो इससे लोगों के अंदर सेंटिमेंट्स उभरेंगे, लोगों के दिलों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा होगी, मोदी की हुकूमत के हक़ में मोहब्बत पैदा होगी। और इस वक्त चूँकि मोदी इंतहाई मुश्किल में है तो एक तरह से तवज्जो तो हटेगी ही, सेंटिमेंट्स भी जो है, जज्बात जो है वो मोदी के हक़ में। ठीक हो गया। अच्छा, एक और सवाल, यहाँ नदीम चौधरी साहब आपके साथ मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है, बाकी हालात भी आप लॉ एंड ऑर्डर की, कि पाकिस्तान इंडिया के साथ कोई जंग और लड़ सके। उनका ख्याल है कि बस बातें ही हो रही हैं, जंग लड़ने के काबिल नहीं। अगर इंडिया अटैक भी कर देता है या इंडिया लड़ने पे भी आ जाता है तो हमारी इतनी पोजीशन नहीं है। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखिए, एक बात तो बिल्कुल सच्ची है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो इतनी अच्छी नहीं है कि हम यानी कोई जंग वगैरह लड़ सकें या उसमें एक लंबे अरसे तक के लिए उसके अंदर एग्जिस्ट कर सकें। लेकिन ऑफ कोर्स जंग का सिर्फ ये एक पहलू नहीं है कि आपके पास पैसे हों या आपकी इकोनॉमी अच्छी हो, आप इमोशंस, पैशन और आपके अंदर जो ज़रूरत है आप उससे भी सर्वाइव कर सकते हैं। ईरान की मिसाल हमारे सामने है, क्या है उसके पास? कुछ भी नहीं है, मैशत उसकी है नहीं, मगर इसके बावजूद हमने देखा है कि वो सुपर पावर के मुकाबले में इतने महीनों से खड़ा हुआ है और उसकी जो अपनी कंडीशंस हैं, अपनी टर्म्स हैं, उन्हीं के ऊपर बात कर रहा है कि जी ऐसा होगा तो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, ऐसा होगा तो जंग बंदी होगी, ऐसा होगा तो कोई मुआहदा होगा। तो ये भी एक चीज़ है। हम
आउटराइटली ऐसा नहीं कह सकते कि पाकिस्तान जंग नहीं लड़ सकता। हमने तकरीबन 1-1.5 साल पहले ही जंग लड़ी है, तो उस वक्त पाकिस्तान की जो मैशत थी उसकी यही सूरत हाल थी। तो उस वक्त भी तो हमने बड़ी कामयाबी के साथ अपने मुल्क की सरहदों का दिफा किया है। और अगर ऐसा भी खुदा ना खास्ता कोई फिर से जंग की सूरत हाल आती है तो मैं नहीं समझता कि हम इस वजह से पीछे हट जाएंगे ठीक हो गया कि हमारी इकोनॉमी। अच्छा नदीम जो साहब, इस वक्त पाकिस्तान जो है फितनतुल ख्वारिज के साथ अफगानिस्तान के, आपको पता है वहां भी अटैक करा। आप कह रहे हैं जंग नहीं कर सके, पाकिस्तान ऑलरेडी वॉर कंडीशन में है, अफगानिस्तान के अंदर भी जाके अटैक्स पाकिस्तान कर रहा है दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर। फिर पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का सूबा है, खैबर पख्तूनख्वा का सूबा, वहाँ जो दहशतगर्दी है वो बैक्ड बाय इंडिया है। तो पाकिस्तान अगर वहाँ लड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो फिर इंडिया को यहाँ भी तो टेक ऑन कर सकता है। अच्छा ऐसा क्योंकि इन्हीं हालात के साथ वो लड़ रहा है ना पाकिस्तान। अच्छा एक चीज़ जो है ना वो समझने की है, पाकिस्तान के अंदर हम जब से मैंने जर्नलिज्म में तकरीबन 35-40 साल हो गए वो देख रहे हैं, हम वो ये देख रहे हैं कि जब भी कोई हुकूमत अनपॉपुलर होती है, बेसिकली हुकूमत तो फ्रंट फेस है, उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट ही उसको चला रही होती है। तो जब कोई हुकूमत अनपॉपुलर होती है, उसकी ग्राउंड फुटिंग कमज़ोर होती है, तो कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है। और हम देख रहे हैं 50 साल से यही एक लफ्ज़ कि हम हालत जंग में हैं, मुल्क हालत जंग में। तो मुल्क हालत जंग में पिछले 50 साल से है। आप देख लें, आपको स्टेप बाय स्टेप आप पिछले 15 साल से देख लें, 20 सालों से देख लें, 25 सालों से देख लें, मुशर्रफ दौर से दे के अब तक हमारे ऑपरेशन ही चल रहे हैं। कभी कोई ऑपरेशन आ जाता है, कभी बनियान मजरूज आ जाता है, कभी रदाउल फसाद आ जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये ऑपरेशन जो बलूचिस्तान में इस वक्त हो रही है, ये 2004 में अकबर बुगटी के मर्डर के बाद हुए थे। उससे पहले बलूचिस्तान का एरिया बिल्कुल साफ सुथरा था, वहाँ पे कोई जुर्म नहीं था, वहाँ पे ना कोई बगावत ही ना कुछ। सिर्फ भुट्टो दौर में एक ऑपरेशन हुआ था कबायलियों के साथ, उसके बाद फिर उसके बाद अमन हो गया था। तो ये अमन खराब उस वक्त हुआ जब 2004 में अकबर बुगटी को शहीद किया गया। मैं उनको शहीद इसलिए कहूँगा क्योंकि वो मेरे नज़दीक एक मुहिब वतन शख्सियत थे वो, और वक़्त ने साबित किया कि बुगटी जो है वो हक पे थे और मुशर्रफ साहब ने उनका जो मर्डर किया था वो नाहक था। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हालात मज़ीद ख़राब होते चले गए। हालात को ठीक किसने करना था? हालात को ठीक उन्हीं कुव्वतों ने करना था जिन्होंने हालात ख़राब पैदा करने के असबाब पैदा किए। आज भी ऐसे ही है। अख्तर मेंगल साहब का इस्तीफा पड़ा हुआ था 2 साल पहले, उसको फौरन आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो हालात अगर आपने ठीक करने हैं तो आप हालात को इस तरफ लेके जाएं। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, मैं देख रहा था कि उसमें टानक के अंदर चंद लोगों की लाशों को एक चौक में रख के तो उसको निशाने इबरत के तौर पे पेश किया जाए। जिन मुल्कों में आप किसी को भी दहशतगर्द करके मारकर उसको चौक में निशाने इबरत बना दें, उस मुल्कों में फिर अमन के लिए आपको किसी इन अदारे की तरफ नहीं देखना। जब आप वो आप हमारे आके सर मैं आपके सर आपके पास सिक्योरिटी इदारे हैं, आपके पास अदालतें मौजूद हैं, आप उनको इंसाफ के कटहरे में लेके आए। आपके पास अभिनंदन जैसा एक बंदा आता है, आप उसको पकड़ के उसका कोर्ट ट्रायल करते हैं। तो आपके मुल्क का बंदा कुछ करता है तो आप उसका कोर्ट ट्रायल क्यों नहीं करते, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर वो गलत है तो उसको निशाने इबरत अदालतें बनाए ना, पकड़ा जाए। जब आप अदालतों का काम, जब आप अदालतों सर में जो आगे तो आप पर गोली चला तो जवाब सर जब आप अदालतों का काम हर मुल्ज़िम सिक्योरिटी के दायरे, सर मैं इसी तरह देखिए यही कॉन्स्पिरेसी देखिए, जब अदालतों का काम सिक्योरिटी इदारे अपने हाथ में ले लेंगे, सीसीडी जिसको पकड़े उसको मार दे, और दोनों तरफ से लोग मरते हैं ना भाई। अब ये तो नहीं होता आप कहते हैं कि हथियार फेंक दो मैं तुम्हें अदालत में लेके जाऊंगा, मैं वही उसी तरह मुकाबला होता है जब इंसाफ के इदारे काम कर रहे हो। तो रामे साहब आप बताइएगा इस वक्त कि ये जो सिचुएशन है इसको आप किस तरह देखते हैं साहब? इसमें जी असल में जो बलोच हैं उनकी अपनी एक सकाफत है, उनकी एक तहजीब है, एक उनका, तो मेरे दोस्त कुछ अपॉइंट रहे हैं बलूचिस्तान, मेरा आना जाना रहा है, तो वो उनकी एक ज़हनी सोच है कि ये उनके बाप दादाओं ने लड़के ये जंगें लड़के ये जो ज़मीन हासिल की हुई है और उन पे उनका पूरा हक है। असल में फॉर सम हाउ मतलब कि बलूचिस्तान को उस कदर डेवलप नहीं किया गया, उसकी तरक्की उस तरह नहीं हुई, उसमें एजुकेशन के या हेल्थ के या जॉब्स के मामलात उस तरह के नहीं थे। फिर बूटी साहब वाला जो भी भाई ने इशू कहा वो हो गया।
असल में तो होना ये चाहिए था कि उस खित्ते के मसाइल हल किए जाते कि ताकि आपके जो नौजवान हैं वो इस तरह के इंडिया या किसी और दहशतगर्द तंजीमों की प्रॉक्सीज ना बनते, उनकी सोच जो है वो सीधी होती, अपने मुल्क के लिए होती। अब इस सारे सिनारियों में दो तीन चीज़ें हैं। एक तो दहशतगर्दी हो रही है बॉर्डर पार से, जो प्रॉक्सीज अफगानिस्तान से पेनिट्रेट करते हैं बलूचिस्तान में और आके दहशतगर्दी करते हैं। और कुछ लोग वो हैं क्योंकि एक अरसा से हमने महाजरीन को एक्सेप्ट कर लिया, फिर हमने उनकी कोई तरतीब नहीं रखी, फिर इलीगल महाजरीन एक्सेप्ट कर लिए, फिर हमारा सिस्टम ऐसा था कि उन लोगों ने यहाँ पे शनाख्ती कार्ड बनवा लिए, ज़मीनें ले लीं, घर जायदाद ले लीं। फिर हमने चाहिए ये था कि जितने भी वो बलोच कबीले थे या सरदार थे उनको इकट्ठा करके उनसे मुज़ाकरात करके एक तरीके से चीज़ें तय करके उनको वापस मूव किया जाता। तो हमने एक ज़ोर ज़बरदस्ती शुरू कर दी। उस वजह से बहुत सारे नौजवान जो हैं उनके दिलों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रंजिशें बढ़ गई, और वही लोग हैं जो एज ए प्रॉक्सीज यूज़ होते हैं। जब आपको किसी ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है और आप के दिल में बदले की एक जो वो पैदा हो जाती है ख्वाहिश, तो उसको जो इस तरह के जो दहशतगर्द मुल्क हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बलूचिस्तान में इस वक्त ये हो रहा है कि दो तरह की दहशतगर्दी है। एक तो जो दहशतगर्दी बॉर्डर पार से है, और एक जो हमारे यहीं पे बहुत सारे पैदा हुए पले बड़े नौजवान जिनको लोगों ने जहनी तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया है। तो इसका बेहतरीन हल ये है, देखें ऑब्वियसली हमारी फोर्सेस जो हैं वो ऑपरेशन भी कर रही हैं और बड़े अरसे से ऑपरेशंस हो रहे हैं, और फॉर सम रीज़न ये कहीं पहुंच नहीं रहे। एक चले आपने एक ऑपरेशन किया, 2 किया, 3 किया, उससे अगर तो ये मसाइल हल हो गए हैं फिर अनफ उससे भी स्ट्रॉन्गर आप ऑपरेशन करें। अगर ये मसाइल नहीं हल हो रहे तो आपके बैठ कर सोचना पड़ेगा कहाँ है। रमजान शेख साहब, मुझे पिछले तकरीबन 1 दहाई हो गई है ये बयानात सुनते हुए कि जनाब दहशतगर्दी का कला कमा करके छोड़ेंगे, इन इलाकों के अंदर दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे, प्रॉक्सी हैं भारत की, चले ओके सब कुछ, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रहे, बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है, तो ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहे? चूँकि इंडिया के साथ भी हमारे मसाइल तो हैं, हम इंडिया पे भी कह रहे हैं कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व हुआ है भी, लेकिन क्या उसकी इन्वॉल्वमेंट से अब ये है कि ऑपरेशन होते रहेंगे बस? देखिए, एक बात यह है कि बिल्कुल इसके अंदर इंडिया की मुदाखलत है, इंडिया की मुदाखलत है, अफ़गानिस्तान की मुदाखलत है, किसी हद तक इससे पहले ईरान की मुदाखलत थी, यूएई भी ऐड कर लीजिए, यूएई भी मुदाखलत है, इसके अलावा जो इसराइल है उसकी मुदाखलत है बाकायदा। दूसरी बात ये है, और ये कोई यानी फर्जी बात नहीं है, इसके बाकायदा शवाहिद मौजूद हैं। दूसरी बात ये है कि पॉलिटिकल विल नहीं है। जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी फोर्सेस जो उनका लाहे अमल है, जिस तरह से वो ऑपरेट करना चाहती हैं, जो वहाँ की जो पॉलिटिकल लॉट है वो सपोर्ट नहीं करती है। अख्तर मेंगल की मिसाल दी है, अख्तर मेंगल को कौन नहीं जानता या उसके वालिद को कौन नहीं जानता, और इनके किस तरह के यानी ये अज़ाइम है इनके। ये कभी भी हमारे जब फौजी जवान शहीद होते हैं तो उसकी मजम्मत नहीं करते हैं कि जी किन्होंने उनको शहीद किया है। पंजाबी मरते हैं उसकी कोई मजम्मत नहीं करते हैं। किसी और सूबे से कोई शहीद किया जाता है तो उसकी भी कोई मजम्मत नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि सारे का सारा बजट जो है बलूचिस्तान हुकूमत के पास जाता है, वो इतनी करप्शन है कि बजट जो है इन्वेस्ट नहीं हो पाता, डेवलपमेंट के काम नहीं हो पाते। तीसरी बात ये कि जो अमूमन रोना रोया जाता है कि जी वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त बलूचिस्तान के अंदर कुछ 100-150 स्कूल थे, प्राइमरी स्कूलों की बात कर रहा हूँ। इस वक्त 3500 के लगभग स्कूल हैं। इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर दर्जन से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगरचे बलूचिस्तान आबादी के एतबार से बहुत छोटा सूबा है, और इसी तरह से सैकड़ों की तादाद में कॉलेजेस हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है। आप ये मुझे बताइए कि जब पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर कोई बड़ी चीज़ बनने लगे, कोई डेवलपमेंट का काम होने लगे, तो आप उसे वेलकम करेंगे या आप उसे बम मार के उड़ाएंगे? वहाँ जितने डेवलपमेंट के काम होने लगते हैं ये उनको सबूताइश करते हैं, और इन दहशतगर्दों के पीछे खामोश सपोर्ट। क्या इसका हल क्या है? ये फिर ठीक है ऑपरेशन? ऑफ कोर्स हर तरह से इस वक्त जो अच्छा, इसमें देखें, इसमें रमजान साहब एक सवाल ये भी किया जाता है कि जहां आप पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो बेशक उनके अपनी है, जैसे अख्तर मेंगल साहब, जब इन शख्सियात को आप ख़त्म कर देते हैं या इन पॉलिटिकल जमातों को ख़त्म कर देते हैं और सबको आप कंसिडर कर लेते हैं कि बस ऑपरेशन ही होगा,
तो फिर वहाँ सिर्फ असला रह जाता है, वहाँ तो फिर ना कोई बातचीत रह जाती है, वहाँ तो फिर ऑपरेशन चलते रहते हैं और ये काम इस तरह रहता है। नहीं, उस तरह से तो नहीं हो रहा कि बिल्कुल ऑपरेशन हो रहा है। काश बिल्कुल ही ऑपरेशन होता, क्योंकि पॉलिटिकल कोई भी ऑपरेशन है उसे अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है उसको, तो उसको आपके लिए वहाँ की जो हुकूमत है उसकी मदद चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सही तरह से ऑपरेट क्यों नहीं कर रही? उसकी वजह यह है कि वहां की मकामी हुकूमत सामने आके खड़ी हो जाती है। जब अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजना चाहते हैं तो वो कहते हैं जी हम इनको वापस नहीं भेजने देंगे। जब टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है तो वो कहते हैं जी हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे। और जब कोई और एजेंडा लेके आया जाता है उनके खात्मे के लिए तो उसके सामने खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में फिर ऑपरेशन जो है वो किस तरह से, आप क्या समझते हैं कि अपनी ट्रू स्पिरिट के साथ उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती होगी? बिल्कुल भी नहीं होती होगी। जब वहां पे जितने भी लोग मौजूद हैं आपके ख्याल में ऑपरेशन ही उसका हल है? ऑपरेशन भी उसका हल है और बाकी सोसाइटी को भी साथ मिला के चलना है। सोसाइटी सोसाइटी साथ मिलना चाहती है, मगर इसके बावजूद जब सोसाइटी के ऊपर से सिक्योरिटी उठती है, नहीं, आपने कहा कि जितने लोग हैं वो उनका साथ दे रहे हैं, तो फिर सोसाइटी कैसे आप इन्वॉल्व करेंगे? इसी पे नदीम चौसा मैं आपकी ये मैं इनकी बात के ऊपर थोड़ी, क्योंकि प्रॉक्सी है इंडिया की। अच्छा, इसलिए बलूचिस्तान को जो बलूचिस्तान के कुछ रियल इश्यूज हैं जिनको एड्रेस बहुत कम किया जाता है और कॉन्स्पिरेसीज की तरफ ले चलते हैं इस मसले को। मैं जो बात कर रहा था उस बात में मैं आर्मी के किरदार के हवाले से अलग से बात करता। मैं बात करना ये चाह रहा था कि देखिए बलूचिस्तान के अंदर ये इश्यूज कब शुरू हुए? जब मुशर्रफ के दौर में रेकोडिक का एक बहुत बड़ा मुआहदा हुआ। उस रेकोडिक के हवाले से कुछ चीजें सामने आई, अदालत के अंदर केसेस चले कि 2000 अरब डॉलर के करीब वहां पे सोने के ज़खायर मौजूद है और उसका पाकिस्तान को बेनिफिट क्या हुआ? उसके अभी भी वो उसके जो रेकोडिक के हैं वो सारे हिडन है उस सारे मामला। इसके अलावा वहां पे मादनियात निकलती हैं, जहां मादनियात निकलती हैं वहां पे कॉन्स्पिरेसी शुरू हो जाती है। तो भारत की मुदाखलत कभी कहा जाता है, अमेरिका, ईरान, इसराइल, लेकिन एक बहुत बड़ी और भी चीज है जिसको हम डिस्कस नहीं, वो है गवादर। गवादर के अंदर चाइना की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और ऑलमोस्ट अब तक जितने मुआहदे हुए 44 अरब डॉलर से ज्यादा की उनकी इन्वेस्टमेंट शुरू हुई। बल्कि शब्बरज़ादी ने तो पिछले दिनों एक इल्जाम लगाया था कि गवादर की इन्वेस्टमेंट को उठा के 280 अरब रुपए का लाहौर में ऑरेंज ट्रेन का प्रोजेक्ट किया गया। तो गवादर का बजट इधर क्यों इस्तेमाल किया गया? वो कराची में क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? तो इल्जाम ही है। लेकिन ये इल्जाम एक ऐसा बंदा जो एक बहुत की पोस्ट पे रहा हो और हुकूमत का हिस्सा रहा हो, वो मुंह उठा के ऐसे इल्जाम नहीं लगा देता। उसको पता है कि मैंने इल्जाम लगाया तो मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। इसके पीछे कोई ना कोई हकीकतें होती है। देखिए, जब गवादर का वहां पे एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, रेकोडिक के और मादनियात के दूसरे प्रोजेक्ट है, वहां पे आपकी कॉन्स्पिरेसी शुरू हो जाती है। तो इन सारे मामला को हल किसने करना है? ठीक हो गया, इनको ठीक किसने करना है? ठीक ये पब्लिक का, ये तो पब्लिक का इशू ही नहीं है। वक्त खत्म हो गया। तो मुख्तसर बताएं अब क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके, अगर तो ऑपरेशन ही ज़रूरी है तो उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। उनको बातचीत करके जितने भी सरदारों के ग्रुप हैं, बलोचों के ग्रुप हैं, उनको साथ मिला के जो उनके जायज़ काम हैं, जो उनके जायज़ मसाइल हैं, उनको हल करना चाहिए। रमजान साहब, मुख्तसर साहब, आप भी बता दें क्या होना चाहिए? बिल्कुल, जो हुकूमत की सोच है, जो इस्टेब्लिशमेंट की सोच है, वो उसी तरह से सही तरीके से ट्रू स्पिरिट के साथ इम्प्लीमेंट हो सकती है जब वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, लोकल नुमाइंदे हैं, उनके साथ मिल बैठ के बात की जाए और उसे फिर एक्सरसाइज किया जाए, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बगैर। चौधरी साहब, आप भी मुख्तसर बता दें अब क्या होना क्या चाहिए? मैं एक शेर पेश करता हूँ कि कभी इस जुर्म पर सर काट दिए जाते थे, कभी इस जुर्म पर सर काट दिए जाते थे, अब तो इनाम दिया जाता है गद्दारी पे। ठीक हो गया। जब आपके इंसाफ के दायरे काम करेंगे, अमर खुद ब खुद काम हो जाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने मेरी शुरा की बातें सुनी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपने रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान एहसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।